साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करूंगा कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की पिटीशन फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर काफ़ी डाउट्स आपके मन में रहते हैं कि फ़ाइल करें तो क्यों करें, फ़ाइल ना करें तो क्यों ना करें, क्या हमें डिवोर्स फाइल कर देना चाहिए, तो क्या फ़ाइल करना चाहिए, जिस बारे में मैं समस्त आपको जानकारियाँ खुलकर आज की वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। साथियों, इट इज़ बेटर नॉट टू डू रादर देन टू डू विद अ ग्रेट कन्फ्यूज़न। जब तक हम कन्फ्यूज़ हैं काम ना करें, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए तो काम अच्छा भी होगा और बेहतर भी होगा। साथियों देखो, पति और पत्नी का रिश्ता जो है ये विश्वास का रिश्ता है, ये प्रेम का रिश्ता है। ये सब आप कहते हुए आ रहे हो, सुनते हुए आ रहे हो, और कई महापुरुष तो ऐसा भी लिखते हैं अपने हाथों पे, पेड़ की पत्तियों पे, पेड़ के तनों पे, माई वाइफ इज़ माई लाइफ, माई लव। पर जब वो लव आपको धोखा दे जाता है तो फिर उसी के पीछे पड़ जाते हो। तो ऐसी लाइफ का फ़ायदा ही क्या, जिसके पीछे पड़ना पड़े, जिसको ह्यूमिलेट करना पड़े, खुद को ह्यूमिलेट करना पड़े, खुद को दर्द देना पड़े, और अल्टीमेटली कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। अरे भाई, ऐसा मत करा करो। देखो, ज़िंदगी क्या है, एक तोहफ़ा है ईश्वर का मनुष्य को। इस दुनिया में हम आए क्यों थे? ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पर हम प्राप्त कर क्या रहे? धोखा, ह्यूमिलेशन, चीटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथियों, छोटी सी बात यह है कि जब भी धोखेबाजी होती है तो आप सबसे पहले अंधा विश्वास क्यों करते हो? साथियों, हमारे जो पूर्वज हुए, जो धर्म ग्रंथ अवेलेबल हैं, उसमें सबका निचोड़ एक ही है कि जो औरत है ना मेरे भाई, उसका है त्रिया चरित्र। और बड़े बड़े महापुरुष भी जो है इनको पहचान नहीं पाए, और बड़े बड़े विश्व युद्ध भी जो हुए हैं वो इनके कारण हुए हैं। तो मेरी बात छोटी सी समझ लो कि अगर आपको ज़िंदा रहना है, अपनी लाइफ को प्रॉपर एंजॉय करना है, तो नेवर ट्रस्ट योर वाइफ ब्लाइंडली। ये बात दिमाग में जहन कर लो। और दूसरी बात यह है कि अपने माता पिता की इज़्ज़त करना सीखो और लुगाई से जो है करवाओ। और ऐसी लुगाई जो आपके माता पिता की इज़्ज़त ना करे, उसको तुरंत जो है घर से रवाना करो और जाके बैठा दो मायके के अंदर। क्योंकि देखो, छोटी सी बात है कि जहाँ पर माता पिता की इज़्ज़त नहीं, वहाँ भगवान की इज़्ज़त नहीं, और जब भगवान की इज़्ज़त नहीं, वहाँ हम ऐसे राक्षसों को नहीं पाल सकते। बिल्कुल ओपन कह रहा हूँ मैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि आप सेक्शन 9 फाइल करने से पहले अपने वकील से यह पूछने तक की ज़हमत नहीं उठाते हो कि वकील साहब, ये सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल तो कर रहे हैं, बट इसका बेनिफिट क्या हो? क्योंकि देखो, एक तरफ तो आपके आरोप है कि पत्नी जो है हमको तंग करती है, मुझे चरभंगा, या मुझे लालची किस्म का, या मुझे दहेज का लोभी, या मुझे प्रताड़ित करने वाला कहती है। और ऑन द कॉन्ट्री ऐसी ही पत्नी को लाने की बात करते हैं। और कुछ तो ऐसे महापुरुष हैं जो अपने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि उसने हमारे पिताजी पे जो है आरोप लगा दिए, उसने जो है हमारे घर वालों पर आरोप लगा दिए, और मॉडेस्टी के आरोप लगा दिए, अननेचुरल इंटरकोर्स के आरोप लगा दिए। तो ज़रा सोचो कि अगर वो पत्नी अपनी इच्छा से अपने पीआर चली गई, नंबर 1, या तुम उसको छोड़ के आ गए, नंबर 2, तो कुल मिला के तुम आधी लड़ाई वहीं जीत गए। अब तुम मुसीबत को वापस लाना क्यों चाहते हो? तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपके आरोप संगीन किस्म के आपकी वाइफ पर हैं, तो भूल के भी आपको सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट फाइल नहीं करना है, आपको वहाँ पर डिवोर्स फाइल करना है। तो ये तो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया भी होगा। अब इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसको भी समझना जो है ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं और जो मंदिर का इतिहास है हमें जानकारी में नहीं है, तो उसके दर्शन भी जो है करने में कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हमें इतिहास मालूम है और उसके बाद हम दर्शन करेंगे मंदिरों के, तो डेफिनेटली मज़ा भी आएगा और कंसेप्चुअली हम अपने आप को एनलाइटन भी कर पाएंगे। तो साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। और अब आप भविष्य में सेक्शन 9 फाइल करने जा रहे हैं तो मेरी बताई गाइडलाइंस आपके लिए काफ़ी सहायक होने वाली है। तो साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, मैंने बात लिखी है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन अक्सर तब देखा जाएगा कि जब शादी के अल्प समय बाद ही पत्नी जो है घर से निकलकर अपने पीयर बैठ गई। एडवोकेट्स की मंशा क्या होती है कि आपका खर्चा नहीं बंधे, और आपकी मंशा भी यही होती है। तो हम सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए सेक्शन 9 जो है लगाते हैं, बट इसके परिणाम भी जो है काफ़ी घातक है। सेक्शन 9 लगाने के पीछे अगर यही ऑब्जेक्ट खर्चा बच जाए तो बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि सेक्शन 9 लगाने के साथ साथ जो क्रूअल्टी वाला कंसेप्ट है उसको आप कंडोम कर देते हो। और आप ये चाहते हो कि ऐसी वाइफ जिसने आप पर गलत आरोप लगाए हैं वो डेफिनेटली आपके साथ जो है आके रहे और अपने जो है घर बसाए। फिर जिसको रहना है वो रहेगी, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहेगी। कुल मिला के सब कुछ डिपेंड है लड़की की मानसिकता पे। साथियों, यहाँ पर एक बात कंसेप्चुअल है जो हमें समझनी भी है और सुन के बड़ा मज़ा भी आपको आएगा। साथियों, एक बार क्या था कि नाराजी की ड्यूटी लगा दी कि भाई आप जाइए ढूंढिए कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा परेशान प्राणी कौन है। उन्होंने पूरा सर्वे किया तो उनको मालूम पड़ा कि सबसे ज़्यादा परेशान प्राणी जो है वो है सूअर। वो सूअर को जो है उन्होंने साथ में लिया और उसको जो है सर पर लेके पहुंच गए और उसको सारे ऐशो आराम दिए। मतलब आराम कर रहा है सूअर बहुत।
मतलब टेंशन फ्री हो गए। कभी लेट रहा है कारपेट पे, कभी आइसक्रीम खा रहा है, कभी खाना खा रहा है, कभी दावतें खा रहा है, 36 भोज खा रहा है। अल्टीमेटली खा पी के लोट पोट होके सब कुछ करके वो सुअर हो गया परेशान। तो नारद जी कहे भाई तेरे को जब इतने सुख सुविधा हमने दे दी, तेरे को इतना आराम दे दिया हमने, अब तू काहे परेशान हो रहा है। बोले वो सब ठीक है, पर सब जो मज़ा नाले में घूमने का ना वो ऊपर घूमने में नहीं है। क्लियर है बात ये। तो कहने की बात है कि कुछ छुटेले किस्म के लोग हैं, इनको पहले कितना ही आप प्रेम दे लो, उनको कितना ही स्नेह दे लो, घर की बेटी तक बना लो, ये भी कह दो माई वाइफ इज़ माई लाइफ, पर जो उनकी बेसिक हैबिट है ना तो वो तो वही रहेगी, उसका तो फिर कोई अंतर नहीं। साथियों अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। साथियों मुझे यहाँ पर एक दोहा जो है याद आता है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जात ते सिल पर परत निशान। जिसका अभिप्राय क्या है कि अगर कोई अकुशल इंसान है वो निरंतर प्रयास करे तो वो कुशल बन सकता है। पर यहाँ बिल्कुल उल्टी सिनेरियो है कि आपकी वाइफ अगर पीहर जाके बैठी है, आपने कितने ही प्रयास कर लिए, उसको नहीं आना तो वो नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जो अकुशल लोग हैं उन्हें प्रयास से कुशल बना सकते हैं, पर जो निकम्मे और घटिया किस्म के लोग हैं जिनको आना ही नहीं है, जो ये चाहते कि पति हमारा गुलाम बन के रहे और हमारे इशारे पे चले, तो कितने ही तुम प्रयास कर लो तुम उन्हें कुशल महिला, तुम उन्हें कुशल पत्नी नहीं बना सकते हो। तो ऐसे लोगों पे प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्लियर है। तो यही दोहा अपने आप में सेक्शन 9 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको काफ़ी हद तक जो है कंसेप्चुअली क्लियर करता है। अब साथियों सोशल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो मैरिज क्या है, एक सैक्रेड नोट है, एक पवित्र बंधन है पति और पत्नी के बीच में, जहाँ पर ट्रस्ट है, जहाँ पर लव है, जहाँ पर इमोशंस हैं और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हैं दोनों ही परिवारों के बीच में। जब पत्नी पीहर जाके बैठ जाएगी तो आप लाओगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट ये इनलाइटन करता है ऑन रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट, बट इन अ रियल यूजेस इट हैज़ नो मॉरल एप्लीकेशन, बिकॉज जब भी वाइफ पीहर जाके बैठ जाएगी तो उसको आप वापस लेके नहीं आ सकते। अगर आप वापस लेके आओगे तो वो घर में जो है उद्यम धाड़ करेगी। और इसके साथ साथ कई बार ऐसे निर्णय भी आए हैं जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर पत्नी नहीं आना चाहती है तो उसको आप कंपेल नहीं कर सकते हो। तो फिर ऐसी रेमेडी का फ़ायदा ही क्या, जो रेमेडी बिल्कुल मोरलेस या बिल्कुल यूजलेस हो। साथियों कई कारण हैं डिस्प्यूट होने के, चाहे वो जॉब पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो एजुकेशन पर्सपेक्टिव हो, चाहे फैमिली पर्सपेक्टिव हो, चाहे अदर पर्सपेक्टिव हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो कुल मिला के कॉन्जुगल राइट अगर नहीं निभ रहे हैं तो डिवोर्स फाइल करो, अगर निभ रहे हैं तो आप साथ में रहो। सेक्शन 9 वहाँ करेगा क्या, वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो कुल मिला के सेक्शन 9 एक बेकार, एक यूजलेस रेमेडी है। बेटर रेमेडी क्या है कि अगर आपके आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, पत्नी नहीं मान रही है, घर बसाना नहीं चाहती है, जस्ट गो फॉर अ डिवोर्स पिटिशन। क्लियर हो गया। साथियों यूजुअली जब सेक्शन 9 की अर्जियाँ फाइल होती है तो उसमें गाड़ियाँ लिखी जाती है कि बगैर किसी युक्ति कारण के पत्नी जो है चली गई और मेरे साथ जो है अब सहवास नहीं कर रही है या रहवास नहीं कर रही है, वो मेरे को जो है नॉन कोऑपरेट कर रही है और जो मैरिटल ऑब्लिगेशन है उसको निभा नहीं रही है, और इंटेंशनली जो है उसने मेरा परित्याग कर दिया है या मेरा कोएबिटेशन जो है उसे छोड़ दिया है। पर ये सब बकवास मत लिखा करो, इससे बेटर है डिवोर्स फाइल करो ना, लिखो आरोप जो फैक्ट है, उसकी जो एविडेंसेस हैं, और उसके बाद डिवोर्स मांगो, उसको नहीं रहना मत रहे। बट कुल मिला के सेक्शन 9 हमें नहीं करना चाहिए। अब मेरी बात की पुष्टि किससे होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जो कि पास है KS पुत्तुस्वामी के अंदर, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा, The right to privacy include within the decisional privacy, that is a privacy to make the intimate personal choice, including the right to decide who to live with। तो कुल मिला के उसका अपना विवेक है, साथ में रहना है या नहीं रहना है। इन अनदर लैंडमार्क केस ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 9 जो है डज नॉट कॉज सेक्स, ये अपोजिट सेक्स को जो है डरा नहीं सकता है। द कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट वेयर इफ अ वाइफ डिनाइज सेक्स टू हर हस्बैंड द स्टेट कैन नॉट गो इन टू द बेडरूम एंड रेस्टिट्यूट द राइट्स। क्लियर है बात ये। और रिसेंट जजमेंट है बेंगलोर के फैमिली कोर्ट का, जहाँ पर हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ फाइल किया केस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का, और कोर्ट ने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया और वाइफ ने जो है साथ में रहने से मना कर दिया और अल्टीमेटली ये केस जो है डिसमिस हुआ। तो कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं कि जो बेकार और यूजलेस रेमेडी है उसे हमें कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के अगर वाइफ को रहना है तो वो रहेगी, नहीं रहना है तो नहीं रहेगी। तो हम मोटा मोटा क्या कह सकते हैं, वी कुड नॉट कंपेल द अपोजिट पार्टी टू बी इन द मैरिटल ऑब्लिगेशन, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। साथियों कुल मिला के मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ कि वाइफ को रहना है तो वो रहेगी, नहीं रहना है तो वो नहीं रहेगी। तो कुल मिला के सेक्शन 9 मत फाइल करो। अगर वो नहीं रह रही है, आपके आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जस्ट फाइल अ डिवोर्स पिटिशन एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ रेमेडी फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट। साथियों का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।